नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने खोला सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा। बढ़ते तनाव के बीच लाहौर में भारी गोलाबारी, कई लोग घायल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सेवाएं बंद। भारत ने काबुल स्थित तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास का दर्जा देने का लिया फैसला। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। अफगानिस्तान ने कहा, किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे अपनी धरती का उपयोग। वेनेजुला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला शांति पुरस्कार का नोबेल पुरस्कार। लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मिला सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए कल आरंभ करेंगे 2 बड़ी योजना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से की पीएम के उद्बोधन से जुड़ने की अपील। और बिहार में 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर। सीट बंटवारे को लेकर प्रमुख दलों में जारी है मंथन। और आइए अब शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के लाहौर समेत कई शहरों में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान द्वारा सेना और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने से तनाव भी बढ़ गया है। लाहौर में पंजाब प्रशासन टीएलपी कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि घटनास्थल से गोलीबारी, भारी फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई में एसिड का भी इस्तेमाल किया। वहीं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, जो सरकार के लिए असंतोष और अशांति को काबू में करना चुनौतीपूर्ण बना रही है। अधिकारियों का कहना है कि हालात गंभीर हैं और प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। पाकिस्तान के आंतरिक हालात को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संदर्भ में लिखा कि इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास और लाहौर, कराची तथा पेशावर स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास 10 अक्टूबर 2025 को पूरे पाकिस्तान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों की योजना पर नजर रख रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों से आसपास की सड़कें बंद या अवरुद्ध होने के कारण यातायात में देरी, रास्ते बदलने की संभावना है। विरोध प्रदर्शनों की अवधि अज्ञात है। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने पाकिस्तान स्थित अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी है कि वे बड़ी सभाओं से बचें और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहें। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की भारत दौरे पर हैं। इस दौरान भारत अफगानिस्तान के बीच विदेश मंत्री स्तर की बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मुझे आज काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग आपके राष्ट्रीय विकास के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता और लचीलेपन में भी योगदान देता है। इसे और मजबूत करने के लिए मुझे आज काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। Is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased
to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. और वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान को अपने आपसी संपर्क और आदान प्रदान बढ़ाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान किसी भी समूह को अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ करने की इजाजत नहीं देगा। Happy today that I'm here in Delhi, and this visit will increase or strengthen the understanding between both countries and open a new chapter between these relations. We hope that Afghanistan and India, on an official level and in different areas, increase their engagements and exchanges. We hope that through talks and dialogue we can increase the level of understanding between us. We always sought good relations with India. We will not allow any group to threaten anyone else or use the territory of Afghanistan against others. भारत ने सद्भावना के प्रतीक के रूप में अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस उपहार में दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतीकात्मक कदम उठाते हुए 20 में से 5 एम्बुलेंस अफगान विदेश मंत्री मुतक्की को व्यक्तिगत रूप से सौंपी है। ये 20 एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सा उपकरणों के विशाल उपहार का एक हिस्सा है, जो अफगान लोगों के प्रति हमारे दीर्घकालिक समर्थन को दर्शाता है। ये यात्रा हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने और भारत अफगानिस्तान की स्थायी मित्रता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार की बात करें तो 243 विधानसभा सीट पर होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है। यानी आज से 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण की वोटिंग के लिए सभी दल के प्रत्याशी नामांकन भर सकेंगे। 6 नवंबर को 121 सीट पर वोटिंग होगी। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। छुट्टी वाले दिन जमा नहीं होंगे नामांकन पत्र। 6 नवंबर को पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय में वोटिंग होगी। इसके अलावा 6 नवंबर को लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर, भोजपुर में मतदान होंगे। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बिहार विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सहमति बनती नजर आ रही है। बीजेपी नेता और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और लोजपा रामविलास पासवान पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने बयान से संकेत मिले हैं कि एनडीए जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक लोजपा को करीब 2 दर्जन से अधिक सीट देने को लेकर चर्चा हुई है, जबकि जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 8 के आसपास सीट मिल सकती है। जेडीयू और बीजेपी 100 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसका औपचारिक ऐलान जल्द किया जा सकता है। भाजपा नेता नित्यानंद राय और एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि चर्चा सकारात्मक रूप से चल रही है और फैसला अब अपने अंतिम चरण में है। सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर
निशाना साधते हुए कहा है कि झूठ और फरेब में आरजेडी और तेजस्वी यादव ने महारत हासिल की है। राजीव रंजन ने कहा है कि नीतीश कुमार जैसे लोग नौकरियां देंगे। नौकरियां तो नीतीश कुमार ने दी है और अब भी कैबिनेट ने 2025 से 2030 के लिए 1 करोड़ नौकरियों के फैसले को मंजूरी दी है। शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। माता पिता के कार्यकाल में तो कट्टे बांटे गए और फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय कोई उद्योग बिहार में नहीं फला फूला। अपनी तिजोरी भरने के लिए जमीन के बदले नौकरियों का जो कुख्यात लैंड फॉर जॉब का मुकदमा है वो अदालत में चल रहा है। वैसे लोग क्या नौकरी देंगे? नौकरियां तो नीतीश कुमार जी ने दी, 10 लाख नौकरियां और 40 लाख रोजगार, और उसके बाद अब कैबिनेट ने 2025 से 30 के लिए 1 करोड़ रोजगार के फैसले को मंजूरी दी। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ममता बनर्जी के विवादित बयान से नया तूफान खड़ा हो गया है। भाजपा नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख पश्चिम बंगाल में भाजपा के सहप्रभारी अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, राजनीतिक और संवैधानिक शिष्टाचार की सीमाएं लांघते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नबरना से बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में एसआईआर कराया गया तो दंगे भड़क सकते हैं और कई अन्य बातें हो सकती है। ममता बनर्जी ने दिल्ली में बैठे एक कथित मीर जाफर की मौत की कामना तक कर डाली। उन्होंने केंद्र सरकार की संस्थाओं पर भी निशाना साधते हुए उनकी साख पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस अब केवल अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के वोटों पर निर्भर है। ममता बनर्जी को पता है कि अगर पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची बन गई तो कोई भी सच्चा भारतीय मतदाता तृणमूल को वोट नहीं करेगा। भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि शायद ममता डर रही हैं कि उन्होंने बांग्लादेश से जिन लोगों को यहां लाकर मतदाता बनाया है वे भी छट जाएंगे। ओरिजिनल वोटर है, यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, उनका नाम क्यों बात जाए, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं उनका तो नाम बात जाना ही है और इसीलिए एसआईआर हो रहा है। और निश्चित जान लीजिए उसके साथ साथ जो और फर्जी वोटर है, दूसरी जगह नाम है, यहाँ भी है, डबल है, किसी का डेथ हो गया उसका नाम है, इस सब तो छटाई होना, ये तो सिस्टम है। और इसीलिए एसआईआर हो रही है। डर क्यों रहे हैं आप? हर 20-25 साल में होता है और एक प्रोसीड्योर हो रहा है, लेकिन आपको डर है कि आपने जो बांग्लादेश से बुला कर लोगों को वोटर बनाया यहाँ, ये भी छट जाएंगे। और वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। मचाडो को शांति की एक साहसी और प्रतिबद्ध समर्थक होने और बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ को जलाए रखने के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। तानाशाही से लोकतंत्र से न्यायपूर्ण और शांति से निपटने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में लिखा है कि नोबेल समिति ने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्याय संगत और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के उनके संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में स्वदेशी मेला 2025 पहुंचे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेले में स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री कर रहे कई स्टॉल्स का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिवाली से पहले हर भारतीय खरीदारी करना चाहता है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि दिवाली से पहले 10 दिवसीय एक ट्रेड फेयर हर जनपद में लगाया जाएगा। सभी 75 जनपदों में स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सुशासन और अभिलेख 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में अलग अलग मंत्रालयों के ऐतिहासिक दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के मिसाइल मैन से राष्ट्रपति बनने की कहानी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा से जुड़े दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया गया। इनमें 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण और 1999 के कारगिल विजय को खास तौर पर दर्शाया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज देश जिस तेज गति से बदलाव के रास्ते पर अग्रसर है, ऐसे में इस प्रदर्शनी का आयोजन काफी महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्र की प्रगति उसके अभिलेखों में संचित अनुभवों, विभिन्न लिए गए निर्णयों के प्रभाव, उनकी उत्पादकता या उनके योगदान और उनके द्वारा रची गई स्मृतियों के आधार पर होती है। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता की बात करना मात्र नहीं होता, अपितु हम एक ऐसी शासन व्यवस्था की बात करते हैं जो शासन व्यवस्था जनहितकारी हो, पारदर्शी हो, उत्तरदायी हो और सहभागिता आधारित होने के साथ साथ में निष्पक्ष भी हो। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एयर विंग ने अपने फ्लाइट इंजीनियरों की इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित समापन समारोह में बीएसएफ के डीजी ने 5 प्रशिक्षु फ्लाइट इंजीनियरों को फ्लाइंग ब्रीवेट्स से सम्मानित किया। सम्मानित किए गए प्रशिक्षु फ्लाइट इंजीनियरों में एक महिला भी शामिल है। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच यमुना नदी के किनारे अवैध रेत खनन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने कड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में एनजीटी ने नदी में डूबे क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाली अनियंत्रित खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के बीच कड़ी निगरानी और समन्वय का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल ने 3 संबंधित मामलों का उल्लेख किया, जिनमें से एक मामला यमुना नदी पर अवैध खनन के लिए बनाई गई एक सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है, जबकि दिल्ली के मुख्य सचिव को एक संयुक्त अंतर्राज्यीय टास्क फोर्स के लिए अधिकारियों के नामांकन की पुष्टि करने के लिए कहा गया है। दोनों राज्यों को संयुक्त निरीक्षण करने और रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से अपलोड करने का आदेश दिया गया। एनजीटी ने कहा है कि उसका ध्यान जवाबदेही, पारदर्शिता और नाजुक यमुना पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा पर बना रहेगा। इस मामले की अब 29 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उच्च स्तरीय गोलमेज सत्र में उन्होंने जलवायु संकट के समाधान हेतु विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान के समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ सह अस्तित्व भारतीय संस्कृति में गहराई से रचा बसा है। उन्होंने मिशन लाइफ को एक जन आधारित वैश्विक पहल बताते हुए कहा कि ये भारत के पारंपरिक पर्यावरणीय मूल्यों को व्यवहार में लाने का माध्यम है। उन्होंने पारंपरिक समुदायों द्वारा मानसून और चक्रवात की स्थानीय पूर्वानुमान विधियों और राजस्थान की जल संरक्षण तकनीकों का उदाहरण देते हुए बताया
कि विज्ञान और परंपरा एक दूसरे के पूरक हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने IUCN से आह्वान किया कि वो परंपरागत और वैज्ञानिक ज्ञान के बीच संवाद को आगे बढ़ाएं ताकि स्थायी और प्रभावी जलवायु समाधान विकसित किया जा सके। और 8 अक्टूबर 2025 को भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास कोंकण 25 का समुद्री चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अभ्यास में उच्च तीव्रता वाले नौसैनिक अभियानों जैसे BVR हवाई युद्ध, वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतही तोपखाने अभ्यास शामिल रहे। डेक आधारित विमानों, गश्ती जहाजों और ASW हेलीकॉप्टर्स ने साझा युद्ध कौशल और इंटर ऑपरेटिबिलिटी का प्रदर्शन किया। समापन एक औपचारिक स्टीम पास्ट के साथ हुआ। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को और मजबूत करता है। UN मुख्यालय में एक बार फिर हिंदी की गूंज सुनाई दी। संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन की ओर से हिंदी दिवस वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के पहले प्रतिनिधिमंडल के नेता, सांसद और एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने हिंदी भाषा की शक्ति और उसकी प्रगति में भारत के प्रयासों को विश्व समुदाय के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, ये भारत की भावना, पहचान और एकता का प्रतीक है। PP चौधरी ने कहा कि ये वो सूत्र हैं जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को जोड़ता है। उन्होंने पूरे विश्व में हिंदी के लगातार बढ़ते प्रयोग पर खुशी जताई। आज दुनिया के कई देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और दैनिक जीवन में इसका उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदी में दिए गए भाषणों से हिंदी का वैश्विक कद मजबूत हुआ है। केवल एक भाषा नहीं है, ये भारत की भावना, पहचान और एकता का प्रतीक है। ये वो सूत्र हैं जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को जोड़ता है। विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान बहुत ऊंचा है। लगभग 600 मिलियन लोग इसे बोलते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे विश्व में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। DDCA के सचिव अशोक शर्मा का कहना है कि युवा खिलाड़ियों से भरी भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर उन्होंने कहा कि शुभमन गिल ने कप्तानी की जिम्मेदारी अब तक अच्छे से निभाई है और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। देखिए हमारे सहयोगी नारायण सिंह के साथ ये खास बातचीत। दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है और लगातार जो दिल्ली का जो मैदान है बड़े बड़े इंटरनेशनल मैच होस्ट कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं DDCA के सेक्रेटरी अशोक शर्मा जी। भारतीय टीम यहाँ पर खेल रही है और भारतीय टीम एक ट्रांजिशन के स्टेट में है। पहला मैच बड़े मार्जिन से जीती है, तो क्या देखते हैं इस बदलती हुई भारतीय टीम को, क्योंकि काफी नए चेहरे आ गए हैं। जैसे आपने बोला है कि बदलती हुई भारत की टीम है। देखो, बदलाव जब भी शुरू होता है ना तो अच्छे के लिए होता है। टैलेंट हमारे पास डे बाय डे BCCI का जो रोड मैप है उसमें जो उन्होंने ब्लॉक बना रखा है नए क्रिकेटरों को, उनको चांस देने के लिए बहुत सी सीरीज होती है। BCCI जितने भी टूर्नामेंट कराती है दिल्ली के अंदर या पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उससे जो टैलेंट निकल के आता है उनको चांस मिलता है, किसी ना किसी स्टेज पे उनको फ्रंट पे रखा जाता है जो आने वाले टाइम में इंडिया की टीम में खेल सके।
सर बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरह बात करें भारतीय टीम की, शुभमन गिल को अब टेस्ट की कप्तान तो है ही वो, अब वो ओडीआई की भी कप्तानी करेंगे, उनको इसकी जिम्मेदारी दे दी। तो कहीं ना कहीं क्या उन पे कैप्टनसी का दबाव रहेगा, क्या इससे कहीं उनकी बल्लेबाजी पे कुछ असर पड़ेगा, किसको कैसे देखते हैं आप? तो शुभमन गिल पे जब ये जिम्मेदारी दी गई है तो अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है, और मैं चाहता हूँ या मेरा सोच है कि आने वाले टाइम में शुभमन गिल पे जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपने तरीके से निभाएंगे। डीपीएल की बात करें, एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, जिस तरह से डीडीसीए ने उस लीग को कराया तो बहुत शानदार रहा। तो किस तरह से देखते हैं डीपीएल का भविष्य, और क्या चैलेंजेस रहे आप लोगों के लिए इतनी बड़ी लीग कराने के लिए? देखिए, डीपीएल एक ब्रांड बना, ये दिली खुशी है, क्योंकि जिस टाइम डीपीएल शुरू करा गया था ये सोच थी हमारे प्रेसिडेंट। शॉर्ट टाइम में हमने ये पिछले साल शुरू करा था, उम्मीद से ज्यादा में सफलता मिली, और हमारे जो लोकल प्लेयर हैं, जो दिल्ली के प्लेयर हैं, उन्होंने इतने दम से मेहनत करी इसके अंदर कि ये निखर के आज इंडिया के शिखर पे पहुंचा हुआ है प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर। अगर देखिए जिस तरह से अगर अशोक शर्मा जी ने कहा कि वाकई में जो दिल्ली प्रीमियर लीग है वो एक माध्यम बन गया है जो दिल्ली के जो क्रिकेट टैलेंट है उसको आगे लाने को, उसको निखारने का, और जिस तरह से दिल्ली प्रीमियर लीग के 14-15 जो खिलाड़ी थे वो आईपीएल में भी खेले और उन्होंने अपना करिश्मा वहां भी दिखाया, और आशा यही करेंगे कि आने वाले समय में ये लीग और आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा क्रिकेटर दिल्ली से निकले और भारत के लिए खेले। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।